हेलो, वेलकम टू द चैनल ऑफ राइज अप एकेडमी। तो हम अपना चैप्टर कर रहे थे मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो इसका हमने एक पार्ट कवर कर चुके हैं जो हमारा सेकंड पार्ट है। आज उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो आज का अपना टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो जो आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। और इलेक्ट्रॉन को लॉस करके उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए वो क्या बनाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो इसलिए मेटल्स को आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, जिसके बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे कि आपका सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 281 होती है। तो ये क्या करेगा? अब ये इसकी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबल होने के लिए दो ऑप्शन है इसके पास, या तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे या ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, क्योंकि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है स्टेबल होने के लिए। तो इसके पास जो ऑप्शन है वो ये वाला अच्छा है कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, जिसमें इसको कम एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसमें इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। ठीक है, तो इसलिए जो एक इलेक्ट्रॉन इसको लॉस कर देगा, तो एन ए है, इससे एन ए पॉजिटिव बन जाएगा 28, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। सेम ऐसी पोटेशियम एटॉमिक नंबर होता है 19, 2881। तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी लॉस कर देगा, तो ये 288 हो जाएगा, इसमें ये स्टेबल हो गया। तो जो मेटल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं आसानी से, और वो पॉजिटिव चार्ज आयन बनाते हैं। ठीक है, अब जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं आसानी से। अगर कोई लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, ये होता है आपका क्या? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होते हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो मेटल्स होते हैं आपके बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस आसानी से कर लेते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो पहली रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। पहली रिएक्शन आपकी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी में। तो सारे मेटल्स है वो मोस्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, और वो उसके ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आपका पोटेशियम है, पोटेशियम ने रिएक्ट किया तो पोटेशियम ऑक्साइड बना दिया K2O। सोडियम ने किया तो Na2O बना दिया सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ने किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। कैल्शियम ने किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया। अब गोल्ड और प्लेटिनम है आपके, एक तो आपका जो गोल्ड और एक प्लेटिनम, ये आपके लगभग नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये इतना कोई ज़्यादा खास रिएक्ट नहीं करते एयर के साथ में। तो गोल्ड और प्लेटिनम है वो एयर के साथ में रिएक्ट नहीं करती, जो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, उसके बाद आपका है रिएक्शन विद वाटर, दूसरी अपनी रिएक्शन। रिएक्शन विद वाटर में आपके 3 तरीके के एलिमेंट्स आते हैं, फिर 3 तरीके से। अब एक है पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये आपके होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स। ये आपके होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स, हाई रिएक्टिव मेटल्स। अब ये हाई रिएक्टिव मेटल्स है तो ये क्या कर लेते हैं? ये आपके सिंपल जो आपका नॉर्मल पानी होगा, जो कोल्ड वाटर होता है, उसके साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। जो पोटेशियम और सोडियम है वो इतनी वाइग्रेसली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ में, कि अगर जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। और इसके अंदर जो जैसे सोडियम और पोटेशियम ने रिएक्ट किया वाटर के साथ में, तो क्या हुआ? KOH बन गया, और सोडियम ने किया तो NaOH बन गया। साथ में H2 गैस निकली, साथ में हीट एनर्जी, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। तो जो H2 गैस निकलती है ना, ये H2 गैस उसी टाइम फिर क्या कर देगी? आग पकड़ लेगी। H2 गैस क्या कर लेती है? उसी टाइम आग पकड़ लेती है। इतनी वोलेंटली रिएक्शन होती है। ठीक है, अब जो कैल्शियम है ये भी आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, लेकिन इसकी जो रिएक्शन है इतनी ज़्यादा वोलेंट नहीं होती, इतनी ज़्यादा इसमें हीट नहीं निकलती कि वो कैल्शियम आपकी जो H2 गैस है वो आग पकड़ दे। इसलिए इन दोनों में तो आग पकड़ लेते हैं, जैसे ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं H2 गैस बनेगी तो आग पकड़ लेगी, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा हीट नहीं निकलती कि वो आग पकड़ लेगी। हीट निकलती ज़रूर है, ये भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं निकलती कि वो आग पकड़ ले। ठीक है, तो जो कैल्शियम आपका वो फ्लोट करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स है वो मेटल के सरफेस पे चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं मेटल के सरफेस पे। तो इसलिए आपका जो कैल्शियम है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर लेता है। ये तो था आपके हाई रिएक्टिव मेटल्स जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कि आपका नॉर्मल पानी। उसके बाद मैग्नीशियम आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो किसके साथ रिएक्ट करता है? वो करता है हॉट वाटर के साथ। किसके साथ? हॉट वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ। यानी अपने को अगर मैग्नीशियम
पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो पानी को अपने को गर्म करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा। तो जब मैग्नीशियम आपका रिएक्ट करेगा हॉट वाटर के साथ, जो आपका हॉट वाटर है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये गलत लिख रखा है, गलत, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। तो ये क्या होगा, MgOH की होल ट्वाइस ये बनेगा, MgO नहीं बनेगा ये, ठीक है। इसमें आपकी H2S निकलेगी और MgO ये नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, MgOH की होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये भी क्या करेगा, फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा मैग्नीशियम भी। क्यों, क्योंकि जो H2S है, इसके जो बबल्स होंगे वो इसके सरफेस पे, मैग्नीशियम के सरफेस पे चिपक जाएंगे, ठीक है। अब तीसरे जो अपने होते हैं कि मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये जो आपके होते हैं ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते, ना ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते। तो एक रिएक्ट किसके साथ करते हैं, ये करते हैं स्टीम के साथ रिएक्ट। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये स्टीम के साथ। तो जब ये आपके लो रिएक्टिव मेटल्स है थोड़े से, ये आपके स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। स्टीम के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं आपके, तो फिर क्या होगा कि आपका जो ये बाकी तो पहले हाइड्रोक्साइड बना रहे थे सारे, ये आपके बनाते हैं ऑक्साइड सिंपली। कि एल्यूमिनियम या फिर आयरन है वो रिएक्ट करेंगे पानी के साथ, तो वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे और साथ में H2S बनाएंगे, ठीक है। अब कुछ मेटल ऐसे होते हैं जैसे लेड, कॉपर आपका हो गया, सिल्वर, गोल्ड, ये रिएक्ट ही नहीं करते पानी के साथ भी, किसी भी, ना हॉट वाटर के साथ, ना कोल्ड के साथ, ना स्टीम के साथ। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ओनली रिएक्ट विद स्टीम, कि इनमें से कौन सा मेटल है जो कि आपका सिर्फ स्टीम के साथ ही रिएक्ट करता है, और ऑप्शन आपको ये दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ओनली रिएक्ट विद स्टीम, कि स्टीम के साथ ही कौन सा रिएक्ट करेगा। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, एल्यूमिनियम। कौन सा आंसर आएगा, एल्यूमिनियम, क्योंकि कैल्शियम आपका और आपका सोडियम ये आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर के साथ, तो सिर्फ स्टीम के साथ कौन ही रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम, सिर्फ स्टीम के साथ। अगर एक क्वेश्चन ऐसा दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन रिएक्ट विद स्टीम, कि इनमें से कौन सा एलिमेंट स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकता है, और ये ऑप्शन दे दे, तो क्या आना चाहिए इसका। अब कई सोचेंगे यार कि इसका भी एल्यूमिनियम में आना चाहिए, क्योंकि स्टीम के साथ तो एल्यूमिनियम ही रिएक्ट करता है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। पहले जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था उसमें क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिएक्ट ओनली रिएक्ट विद, कि सिर्फ स्टीम के साथ ही रिएक्ट करता है, जब तो एल्यूमिनियम ठीक था। लेकिन इस बार जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन रिएक्ट विद स्टीम, इनमें से कौन सा एलिमेंट स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब सीधी सी बात है, देखो अगर कैल्शियम है वो जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता तो हॉट और स्टीम के साथ तो कन्फर्म कर लिया वो आराम से। अब कोई बच्चा है उसके 90% आ रहे हैं और एक बच्चे कह रहे 40%, अगर मैं बोल दूं इनमें से किस बच्चे के 40% नंबर आ सकते हैं, अब ये तो है नहीं कि सिर्फ जो 90% वाला है उसके नहीं आ सकते, सिर्फ ये वाला ए और बी मान दो ये। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ एक बी के आ सकते हैं 40%, एक नहीं आ सकते, एक ही भी आ सकते हैं 40%, लेने को वो भी ले सकता है, क्योंकि 40 क्रॉस करके वो 90 तक पहुंचा ना। तो वही सेम चीज़ इसमें है कि आपका जो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन रिएक्ट विद स्टीम, कि स्टीम के साथ कौन सा रिएक्ट कर सकता है। जब आपके पास आपको बोल दे कि ये भाई पानी के साथ रिएक्ट करना है इसने, तो अब क्या आप कौन सा पानी लेके आओगे, सिंपल सी बात है, कोल्ड वाटर लेके आओगे। तो कैल्शियम आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो हॉट के साथ और स्टीम के साथ कन्फर्म ये भी रिएक्ट कर लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। एल्यूमिनियम स्टीम के साथ कर ही लेता है, स्टीम के साथ ही करता है सिर्फ ये। तो मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ करता है, तो ये स्टीम के साथ भी कर लेगा। तो सारे के सारे मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन की सेंस समझनी पड़ेगी कि उसमें क्या पूछ रखा है। उसमें सिर्फ यही पूछ रहा है कि कौन सा स्टीम के साथ ही रिएक्ट कर लेता है बस, तो एल्यूमिनियम, या कौन सा स्टीम के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो तीनों ही कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो अगली रिएक्शन है वो रिएक्शन है एसिड के साथ में, कि जो मेटल्स है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा। तो जो मेटल्स होती है वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है, तो आपका सोल्ट बनता है एक, तो साथ में बनता है वाटर, सॉरी वाटर नहीं, H2S, ठीक है। तो जैसे Na है उसने HCl के साथ रिएक्ट किया तो NaCl बन गया, साथ में H2S प्रोड्यूस होगी। तो मोस्टली जितने भी आपके एसिड है वो आपके मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट बनाएंगे, साथ में H2S वहाँ से रिलीज होती है। अब एक एसिड ऐसा है जो कि H2S नहीं बनाता,
वो कौन सा एसिड है? वो आपका है नाइट्रिक एसिड। कि एक एसिड ऐसा है जो कि H2 गैस वहाँ पे नहीं बनाता। जैसे जिंक है, जिंक ने क्या किया, नाइट्रिक एसिड अट्रैक्ट किया HNO3 के साथ, तो आपका जिंक नाइट्रेट बन गया, साथ में आपकी NO गैस बन गई, साथ में H2O बन गया। तो H2 गैस तो नहीं बनी, सेम नीचे सोडियम ने रिएक्ट किया नाइट्रिक एसिड के साथ, तो NaNO3 बन गया, सोडियम नाइट्रेट, NO गैस बन गई, N2O बन गई और H2O बन गई। ऐसा क्यों हुआ? कि आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या करता है वो H2 को H2 में कन्वर्ट कर देता है। अब H2 से H2 बन गया, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऐड हुआ है यानी ऑक्सीडेशन होगी। तो नाइट्रिक एसिड वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है स्ट्रॉन्ग, इसलिए वो H2 को H2 में कन्वर्ट कर देता है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि बाकी सारे एसिड तो H2S बनाते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करके, ऐसा कौन सा एसिड है जो H2S नहीं बनाता? तो सिंपल सी बात है, नाइट्रिक एसिड आ गया, एक्सेप्शन है ये। अब इस एक्सेप्शन के अंदर भी एक एक्सेप्शन हो रहा है। दो मेटल ऐसी होती है आपकी जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके H2S बना देती है। कौन सी वो? तो सबसे पहले मैग्नीशियम। कि मैग्नीशियम क्या करेगी, HNO3 के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बना देगी, मैग्नीशियम नाइट्रेट बना देगी, साथ में H2S। सेम ऐसी मैग्नीज। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसी मेटल होती है जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके भी क्या कर लेती है, H2S बना देती है। क्लियर सबको? कि एसिड था वो सोल्ट और H2S बना रहे थे सभी मेटल्स का रिएक्ट करके। एक एसिड ऐसा आया जो कि H2S नहीं बनाता, जो कि एक्सेप्शन था नाइट्रिक एसिड। उस एक्सेप्शन के अंदर भी एक्सेप्शन आ गया कि दो मेटल ऐसे हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके H2S फॉर्म करते हैं। कौन से वो? मैग्नीज और मैग्नीशियम। ठीक है। उसके बाद फोर्थ है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होती है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है और क्या बना देती है, उसका हाइड्राइड। जैसे सोडियम ने रिएक्ट किया H2 के साथ तो सोडियम हाइड्राइड बना दिया NaH। पोटेशियम ने रिएक्ट किया तो पोटेशियम हाइड्राइड बना दिया। ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्लोराइड बना देंगे। सोडियम ने किया रिएक्ट Cl2 के साथ तो सोडियम क्लोराइड बन गया। पोटेशियम ने किया तो पोटेशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम ने किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये आपकी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी थी। उसके बाद एक टर्म आती है एक्वा रिजिया, बहुत ही फेमस टर्म है एक्वा रिजिया। हमें पता है कि जो आपका गोल्ड होता है या फिर प्लेटिनम होता है वो लगभग किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं। लेकिन आपके जो गोल्ड और प्लेटिनम है उनके भी जंग लगता है, उनका भी कोरोजन होता है। वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वो सिर्फ एक्वा रिजिया के साथ ही रिएक्ट करते हैं। अभी एक्वा रिजिया के नाम की क्या चीज़ है ये देखो। एक्वा रिजिया किसको बोलते हैं, रॉयल वाटर दूसरा नाम इसका। एक्वा रिजिया होता क्या है, इट इज़ ए प्रिपेयरली फ्रेश मिक्सचर, इट इज़ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। यानी HCl है वो भी कैसा, कंसनट्रेटेड, और आपका कंसनट्रेटेड HNO3 है। इनका आपका क्या है, मिक्सचर है। और इनका रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा इनका 3:1, यानी 3 पार्ट तो आपके क्या होंगे HCl के और 1 पार्ट आपका HNO3 का। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, इस रेशियो को पलट देगा, 1:3 कर देगा। तो आप रेशियो याद करना कई बार भूल जाते हैं, तो इसको रेशियो को याद कर लेना, 3:1 आएगा कि 3 कंपोनेंट HCl के और 1 कंपोनेंट HNO3 का। तो उसका मिक्सचर आपका क्या होता है, एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया बहुत ही क्रोसिव फ्यूमिंग लिक्विड होता है कि बहुत ही अपने लिए हार्मफुल होता है। अगर अपनी बॉडी में गिर गया तो अपने लिए नुकसान पहुंचा देगा। ये एक ऐसा रिएजेंट है एक्वा रिजिया जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व कर सकता है। अब ऐसा इसके अंदर क्या है कि जो HCl है और HNO3 है आपस में वो रिएक्ट करेंगे तो एक चीज़ बन जाती है NOCl, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजिल क्लोराइड। साथ में वाटर बनता है, साथ में Cl2 गैस। अब ये Cl2 गैस है ये आपकी है नेसेंट क्लोरीन गैस, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है। यही आगे गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्ट करती है। तो ये गोल्ड के साथ रिएक्ट करेगी तो AuCl3 बना देगी, प्लेटिनम के साथ करेगी तो PtCl4 बना देगी। तो एक्वा रिजिया बहुत ही ज़्यादा क्रोसिव और बॉडी बर्निंग केमिकल है। अगर किसी की बॉडी पे गिर गया गलती से तो उसको वो जला देगा। ठीक है। उसके बाद आपका आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ऐसा ऑक्साइड जो एसिडिक करैक्टर भी शो करता है और बेसिक करैक्टर भी, जो एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और बेस की तरह भी। इसके फेमस एग्जांपल आपका जिंक ऑक्साइड और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये कैसे है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कैसे पता चला अपने को,
तो देखो, अब हमें पता है कि जो आपका एसिड होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ में, बेस के साथ में। तो क्या बना देता है, सोल्ट और वाटर, जिसको अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं बोल देखो, अगर आपका ZnO है, अगर इस ZnO को मैं एसिड के साथ रिएक्ट करा दूं, और एसिड के साथ रिएक्ट करने पे ZnO ने क्या कर दिया, सोल्ट और वाटर बना दिए। इसका मतलब ZnO एक टाइप से बेस है कि जिसने एसिड के साथ रिएक्ट किया और सोल्ट और वाटर बना दिए। तो ZnO था, उसने क्या किया, मैंने HCl के साथ रिएक्ट करा दिया। ZnO ने HCl के साथ रिएक्ट किया तो ZnCl2 बना दिया, साथ में वाटर बन गया। तो यानी ZnO ने एसिड के साथ रिएक्ट करने के ऊपर सोल्ट और वाटर बना दिया। इसका मतलब आपका ZnO है वो आपका बेसिक करेक्टर शो कर रहा है। सेम ऐसे ही अगर मैं ZnO को किसी बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बना दूं, इसका मतलब ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, वो एसिडिक करेक्टर शो कर रहा है। तो ZnO जिंक ऑक्साइड है, जो मैंने उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दिया बेस के साथ में, तो उसने क्या बना दिया, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, जो कि सोल्ट है, और साथ में वाटर। तो यानी जिंक यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे एसिड की तरह। तो ऐसा ऑक्साइड जो कि एसिड और बेसिक दोनों करेक्टर शो करते हैं, उनको आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। सेम केस एल्यूमिनियम का हो जाएगा कि एल्यूमिनियम एक में तो बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है और एक में एसिड की तरह, और दोनों में फिर वो सोल्ट बना रहा है। ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स आपके जो कि पेपर में पूछ ले जाते हैं कि जो सोडियम है और पोटेशियम है, इतने वाइगरसली रिएक्ट करते हैं, इतने कि वो आग पकड़ लेते हैं अगर उनको खुले में छोड़ दिया जाए। इसलिए इनको सोडियम और पोटेशियम को आप क्या करते हैं, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं इस आग से बचने के लिए। अब विटामिन B12 है, विटामिन B12 में कौन सी मेटल पाई जाती है, कोबाल्ट। अब ये मैं पहले पार्ट में पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन है वो मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल है और एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट मेटल है। उसके बाद फार्मूला ऑफ सैंड, रेत का फार्मूला SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। थर्मामीटर बनाने में कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है, वो आपका मरकरी। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी मेटल शो करती है, वो आपकी ओस्मियम, ये +8 तक शो कर देती है ओस्मियम। ठीक है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कि जो आपका H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे मेन यूज क्या आपका, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब कि अगर अपने को किसी चीज़ में से पानी को रिमूव करना है, तो उसके अंदर अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे तो उसको वो पानी को रिमूव कर देगा, डिहाइड्रेट कर देगा। डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, तो ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। टाइटेनियम को आप मेटल ऑफ फ्यूचर के नाम से जानते हैं। एक फिर आपका Fe3O4 है, ये आपका एक मिक्स ऑक्साइड है, किस किस का, ये FeO प्लस Fe2O3, इनका मिक्स ऑक्साइड है। ठीक है। उसके बाद बारी आती है फिर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। उसके बाद आपका क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, कि नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो सबसे पहले रिएक्ट करेगी किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में रिएक्ट करती हैं, ऑक्सीजन के साथ में। तो आपकी जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, ये आपकी नॉन मेटल्स है, तो क्या करेगी वो, सबसे पहले आपका उसके ऑक्साइड बना देगी नॉन मेटल के, जैसे CO2 बना दिया, नाइट्रोजन ने क्या किया, NO2 बना दिया, और सल्फ़र ने क्या किया, SO2 बना दिया। अब ये जो ऑक्साइड है, अगर इनको आप मान लो पानी के साथ रिएक्ट करा दें, CO2 के साथ अपने पानी के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है, तो क्या बना देगी, H2CO3। इसलिए जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक। कैसे पता चला कि जो इनके ऑक्साइड है अगर उनको आप पानी के साथ रिएक्ट करा देंगे तो क्या कर देती है, वो एसिड बना देती है। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। CO2 ने H2CO3 बना दिया, NO2 ने HNO3, SO2 ने H2SO3, SO3 ने H2SO4। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि SO2 गैस है, उसको अगर आप पानी में मिलाए तो कौन सा एसिड बनेगा, तो आपका बनेगा H2SO3, जिसको आप सल्फरस एसिड बोलते हैं। ठीक है। और एक है SO3 है, उसको अगर आप पानी में मिलाए तो कौन सा एसिड बनेगा, तो आपका बनेगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। SO2 का यूज करेंगे तो सल्फरस एसिड बनेगा, SO3 का यूज करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड। इनमें कन्फ्यूजन होती है कई बार। अब कुछ आपकी ऑक्साइड ऐसी भी है जो कि एसिडिक नहीं होती, न्यूट्रल होती है। कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका वोटर या NO, और एक N2O, ये आपके न्यूट्रल नेचर के होते हैं। ठीक है। जो N2O है इसको अपन लाफिंग गैस भी बोलते हैं। आपने देखा हो कई बार मूवी वगैरह में कि एक गैस होती है
जिसको कोई अगर उसको स्मेल कर लेता है तो फिर वो हँसने लग जाता है, उसकी हँसी नहीं रुकती, उसकी नाक में से खून भी आने लग जाते हैं। तो यही गैस होती है N2, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आपकी की रिएक्शन विद नॉन मेटल, कि जो नॉन मेटल है वो किसी दूसरी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा। तो कार्बन है, उसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा, CH4 मीथेन बना दिया। H2 है, उसने O2 के साथ रिएक्ट किया तो वाटर बना दिया। H2 उसने सल्फर के साथ रिएक्ट किया तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बना दिया। नाइट्रोजन है, उसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो अमोनिया बना दिया, HN3। अब ये जो अमोनिया है, इसको बनाने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस। इसमें यहाँ पे आपके कैटलिस्ट वगैरह, टेम्परेचर वगैरह नहीं लिख रखे, जो कि आपके हायर क्लासेस में आप पढ़ते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फिर आप, हैबर प्रोसेस, अमोनिया बनाने की प्रोसेस को। जो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको बनाने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और जो नाइट्रिक एसिड, उसको बनाने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, ओस्टवार्ड प्रोसेस। ये सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना। अब उसके बाद इस पीपीटी का लास्ट टॉपिक है कि हाउ डज मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कि जो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट कैसे करते हैं। तो लगभग जो मेटल्स होते हैं उनकी आखिरी शेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहते हैं, उनकी टेंडेंसी लूज करने की होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के भी होते हैं। अब जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल की आखिरी शेल में 4, 5, 6, 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि क्या करेंगे, ये आपकी टेंडेंसी होती है इनकी गेन करने की, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। अब दो नॉन मेटल ऐसे हैं जिनकी आखिरी शेल में ये 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। वो कौन सी आपकी, हाइड्रोजन और हीलियम। क्यों, इनके पास एक ही शेल होती है और हाइड्रोजन की शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम की में 2 होता है। ठीक है। तो मेटल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, और नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये मेटल लॉस करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, नॉन मेटल सेम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और बॉन्ड बना लेते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो आप देखते हैं आगे। तो जैसे कि इसमें दिख भी रहा फोटो में कि आखिरी शेल में जो नोबल गैस है उनकी शेल फुलफिल होती है, बैलेंस शेल। मेटल्स की में 1, 2, 1, 2 ऐसे दिखा रखे इसमें 3, नॉन मेटल्स की में 6, 7, 5 ऐसे दिखा रखे। तो इसमें क्या है कि आपका इसमें एक टर्म दे रखी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये क्या होता है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट करना अराउंड द सिंबल ऑफ एलिमेंट, कि जो सिंबल आपका एलिमेंट का उसके अराउंड, इन द फॉर्म ऑफ डॉट, एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ डॉट, इन फॉर्म ऑफ डॉट, कि डॉट की फॉर्म में जो एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको इसके सिंबल के अराउंड रिप्रेजेंट करना, इसी को क्या बोलेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे कि ये आपका सोडियम है, अब सोडियम की आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को उसके सिंबल के अराउंड रिप्रेजेंट करना, ये इसका सोडियम का क्या है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास फालतू है, 2, 8 है कॉन्फिगरेशन, 11 एटॉमिक नंबर, तो 1 इलेक्ट्रॉन से लॉस कर दिया। अब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि वो स्टेबल हो जाए, तो जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा है वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करेगा, गेन कर लेगा, तो इनके बीच में क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाते हैं। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में दिख रहा है जैसे कि आपका सोडियम है, उसका पास 1 इलेक्ट्रॉन था जो कि उसने छोड़ दिया, किसको दे दिया, क्लोरीन को। क्लोरीन के पास 7 है, तो इसने 7 क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखे इसके सिंबल के अराउंड इस स्ट्रक्चर में। तो सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो एन के ऊपर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, देगा किसी को, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव। ठीक है। अब क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो क्लोरीन के ऊपर आ गया 1 नेगेटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गई है, तो आपका जो NaCl के ऊपर ओवरऑल चार्ज गया है 0। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम ए एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में की तरफ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू नॉन मेटल, या फ्रॉम ए कैटायन टू अनायन, या फ्रॉम ए एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या आपका, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड आपका पाया जाता है उनको आप आयनिक कंपाउंड बोल देते हैं, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड आपके एग्जांपल्स है जैसे NaCl, CaCl2, CaO, MgCl2, ये सारे के अलग अलग एग्जांपल्स। अब सभी एग्जांपल्स में आपको मोस्टली देखने को मिल रहा होगा कि एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, क्योंकि तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा आपका, कि मेटल है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ठीक है, और वही इलेक्ट्रॉन आपका नॉन मेटल ले लेगा, तो कभी तभी तो कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा। अब जो इसमें ये है, जैसे सोडियम ने अपना क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो ये कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया, क्लोरीन को दे दिया कंप्लीटली। अब उसके बाद इसका सोडियम का कोई इसके ऊपर हक नहीं है, सोडियम अब इसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा इलेक्ट्रॉन था, उसने अब दे दिया उसको, तो कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ है। तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि आपके अपोजिट चार्ज आए हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे अगली स्लाइड में आपका एग्जांपल दे रखा है मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे आपके, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, ठीक है। अब क्लोरीन आपका, उसको तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप 2 क्लोरीन ले लेंगे, ताकि 1 क्लोरीन 1 ले, 2 क्लोरीन आपके दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में यूज़ हो जाए। तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर 1 नेगेटिव, इसके ऊपर 1 नेगेटिव, इसके ऊपर, तो ओवरऑल आपका MgCl2 बन जाएगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा ओवरऑल, और पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में आपस में क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगी अट्रैक्शन की, जिससे MgCl2 आपका एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें भी वही दिखा रखा है कि मैग्नीशियम की लेविस जो स्ट्रक्चर दिखा दी कि आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर वाले क्लोरीन के पास चला गया जिसके पास 7 ही थे, 1 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले के पास चला गया, तो Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और 2 Cl है तो 2 नेगेटिव हो जाएगा, तो +2 से -2 कट गए, तो आपका MgCl2 बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं आप जनरल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो आपका सबसे पहले फिजिकल नेचर, कि जो आपके आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड और हार्ड होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में, लेकिन ये ब्रिटल होते हैं, और ये अगर अपन इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो ये जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो मेल्ट और बॉइल्ड करने में इनको अपने को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी ज़्यादा ये मेल्ट होंगे। उसके बाद सोलबिलिटी, सोलबिलिटी की अगर पापा बात करते हैं तो एक रूल आता है जिसका नाम है लाइक डिजोल लाइक, कि जो जैसा है वो वैसे के अंदर ही डिजोल करेगा, लाइक डिजोल लाइक, कि जो जैसा वो वैसे के अंदर ही डिजोल करेगा। अब जो NaCl है, NaCl में क्या आपका Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो आयन बन रहे हैं आपके इसमें, ठीक है। अब जो पानी है आपका वाटर, उसमें क्या है H पॉजिटिव और OH आयन, OH नेगेटिव आयन, तो इसमें भी आयंस बन रहे हैं, इनमें भी आयंस बन रहे हैं, तो जो जैसा वो वैसे के अंदर ही डिजोल्व करेगा। इसका मतलब आपका NaCl जो आयनिक कंपाउंड है वो पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर वो डिजोल्व होते हैं, घुलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आपके जनरली सोल्यूबल होंगे पानी के अंदर, और इनसोल्यूबल होंगे किसमें, कैरोसिन, पेट्रोल, इनके अंदर, जो लगभग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, क्योंकि इनके अंदर आयंस नहीं बनते। तो लाइक डिजोल्व लाइक, की जो जैसा वो वैसे के अंदर जैसे के साथ ही आपका डिजोल्व होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो जो आयनिक कंपाउंड है, अगर बात करें सॉलिड स्टेट की, कि जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में बहुत ही बुरे कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में उनके पास आयंस है जो वो मूव ही नहीं कर पाते। अगर आयंस मूव नहीं करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे कर पाएंगे? तो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन अगर आप अब बात करते हैं मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वा सॉल्यूशन में, पानी में, तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत ही बढ़िया कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि मोल्टन स्टेट या फिर एक्वा सॉल्यूशन में जो आपके आयंस है वो फ्री है मूव करने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं वो। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ थी आयनिक कंपाउंड की। उसके बाद ये आप चैप्टर 5 में पढ़ोगे ये चीज़ें थोड़ी सी, कि मेटल्स और नॉन मेटल के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए आयनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। उसके बाद जो यूजेस है मेटल्स के वो क्या क्या है, कि आप शीट वगैरह बनाने के लिए, जो रूफ़ के लिए टीन की शीट होती है उसमें यूज़ करते हैं अपन टीन का। जो फूड और मेडिसिन है, जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है पैक करने के लिए, उसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल वायर के लिए उसमें मेटल का यूज़ करते हैं। रेलवे ट्रैक्स, डैम्स, ब्रिजेस, रिजर्स, इनके लिए यूज़ करते हैं अपन। तो आपके अलग अलग यूजेस हैं। तो यहाँ पे ये PPT कंप्लीट होती है आपकी। इसका जो अगला अगला पार्ट है PPT का,
पार्ट 2 वो आप अगले पार्ट में, थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। तो आपके बेसिकली इसमें 2 पार्ट हो रहेंगे इस सीरीज़ के, थर्ड और फोर्थ, जिसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आज के लेक्चर में किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।